नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 29 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 8वें शिफ्ट के हिंदी पेपर को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, तब जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको इसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 प्रश्न ग्रामर पर आधारित पूछे जाते हैं, तो इससे 2 फायदे होंगे। हो सकता है कि आपके पास ऑनलाइन परीक्षा में कई बार हमारे पास समय नहीं बचता है, तो अगर डायरेक्टली प्रश्नों पर आप जाएंगे तो कम से कम ग्रामर बेस प्रश्न जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, उसको आप डायरेक्टली हैंडल कर पाएंगे और आपका समय भी बचेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के आधार पर नैतिक पतन तथा चारित्रिक गिरावट का मुख्य कारण क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की। स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था, एक साधारण इंसान कब असाधारण बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोच और संस्कार की गड़बड़ी से क्या होता है। प्रश्न संख्या 95 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, किन लोगों के मुख पर तेज होता है। 96 नंबर का प्रश्न देखिए, हम सभी कैसी दिनचर्या अपना चुके हैं। और अगला प्रश्न 97 नंबर का देखिए, पूछा गया था, निम्न शब्द समूह में कौन सा शब्द भिन्न है। ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला दिया गया है आधुनिकता, दूसरा दिया गया है कुटिलता, तीसरा दिया गया है अहंकार और चौथा दिया गया है आधुनिक। तो देखिए, ये सभी चीजें जो हैं, आधुनिकता हो गया, कुटिलता हो गया, अहंकार हो गया, तो ये सभी चीजें एक तरीके से भाव को दिखा रही हैं कि किसी का कोई कुटिल भावना के साथ है, कोई अहंकारी है, तो ये सब चीज़ें एक तरीके से भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। और जो आधुनिक है, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक संसार में, तो आधुनिक किसका विशेषता बता रहा है, संसार का। संसार क्या है, नाउन है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे होते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो जो चौथा वाला पद है वो विशेषण है और बाकी के जो 3 पद हैं ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये तो संज्ञा है, तो ये तीनों एक टाइप के हैं और ये वाला अलग है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। आधुनिक इसमें भिन्न है क्योंकि ये एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा गया था, आंतरिक में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, आंतरिक में यहां पर इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, आत्मज्ञान हम में होना ही चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द ही है वो कौन सा शब्द है। तो देखिए, ऐसा कोई भी शब्द जिसको हटाने से उस वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कि मैं बोलूं, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब अगर मैं पढ़ूं आत्मज्ञान हम में होना चाहिए, और इसको हटाने से भी वही सेंस मिल रहा है कि हमारे अंदर आत्मज्ञान होना चाहिए, हमें खुद का ज्ञान होना चाहिए। और इसको अगर मैं लगा देता हूं कि आत्मज्ञान हमारे अंदर होना ही चाहिए, तो भी इसका वही अर्थ निकल रहा है। लेकिन लगाने से फायदा क्या हुआ, हम लोग दबाव डाल करके, जोर डाल करके बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान होना ही चाहिए। इस पर जोर देने की जब बात आती है तो वहां पर ही प्रयोग किया गया। ठीक है, तो देखिए, कोई भी ऐसा शब्द जिसको हटाने या लगाने से उसके अर्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन लगाने से उस पर जोर पड़े, तो वो निपात होता है। यानी कि जिसे हम लोग जोर दे करके बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं खाता तो हूं, देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं मैं खाता हूं, तो भी उसका वही मतलब है। और अगर मैं खाता तो हूं, तो लगाने से भी वही मतलब निकल रहा है कि मैं खाता हूं। लेकिन खाता तो हूं, तो मैं उस पूरे अर्थ पर जोर देने की बात कर रहा हूं, अपने वक्तव्य पर जोर देने की बात कर रहा हूं। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसका अपना कोई खास अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन उसके लगाने से उस पूरे वाक्य पर, उस पूरे अर्थ पर, उस पूरे भाव पर जोड़ पड़ता है, बल पड़ता है, उसे हम लोग निपात बोल रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 निपात इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल 9 प्रश्नों में से अभी हमने पैराग्राफ पढ़ना शुरू भी नहीं किया और 3 प्रश्नों का जवाब आपने पहले ही दे दिया। ये फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों को देखने का। अब चलिए बाकी के 6 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहते हैं, कुटिलता छोटी हो या बड़ी,
वह नैतिक पतन और चारित्रिक गिरावट की तरफ ही धकेलती है। पहला ही प्रश्न हमसे पूछा गया था, नैतिक पतन का कारण क्या है? तो कुटिलता। उत्तर क्या हो जाएगा? कुटिलता। आगे पढ़िए, किसी भी अवगुण को छोटा मान अपने अंदर बर्दाश्त करते रहना घातक होता है। महापुरुषों ने बार बार इस तरफ चेताया है कि आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान हम में होना ही चाहिए। हमें अपने कमजोरियों का पता लगाते रहना चाहिए और उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास भी लगातार जारी रखना चाहिए। बेकार का अहंकार नहीं पालना चाहिए। बड़प्पन ऐसे ही हासिल नहीं होता है। एक साधारण इंसान असाधारण बनता ही तब है जब वह आंतरिक मूल्यांकन से होकर के गुजरता है। एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि कोई व्यक्ति साधारण से असाधारण कब बन जाता है? जब वो आंतरिक मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए। और अपने आसपास की हर चीज, किसी की सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है। ठीक है, तो असाधारण कब बनेगा? जब सभी के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखेगा और अपना आंतरिक मूल्यांकन करता रहेगा। ठीक है, आगे पढ़िए, सोच और संस्कार की गड़बड़ी हमें खुद अपनी तारीफ करने की ओर ले जाती है। तो एक प्रश्न हमसे यह भी पूछा गया था कि सोच और संस्कार की गड़बड़ी क्या करती है? तो सोच और संस्कार की गड़बड़ी में लोग अपनी ही तारीफ करने लगते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, गद्यांश के आधार पर नैतिक पतन और चारित्रिक गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो हमने पैराग्राफ में देखा था कुटिलता। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आत्मज्ञान तथा आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखिए, क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसमें मेंशन किया गया था हमें अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की। पूछा गया था, एक साधारण इंसान कब असाधारण बन जाता है? तो देखिए, जब वह स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन करता है। ये लाइन वहां पर पैराग्राफ में मेंशन की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोच और संस्कार की गड़बड़ी से क्या होता है? तो सोच और संस्कार की गड़बड़ी से आत्म प्रशंसा, यानी व्यक्ति खुद का ही एक तरीके से प्रशंसा करने लगता है, आत्म प्रशंसा का भाव आ जाता है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किन लोगों के मुख पर तेज होता है? तो देखिए यहां पर दिया गया है, जो बिना बैर भाव के जीवन जीते हैं, यानी किसी से भी बैर नहीं रखते हैं, सबके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उन लोगों के मुख पर तेज होता है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, हम सभी कैसी दिनचर्या अपना चुके हैं? तो देखिए, हम सभी अपने ही बारे में सोचने लगे हैं, केवल स्वयं के बारे में सोचने की। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये बाकी के 6 प्रश्न थे। बाकी के 3 प्रश्नों को जो ग्रामर बेस्ड थे हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो ये पूरा सही तरीका है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 105 तक एक अन्य कविता पर आधारित पूछा गया था। तो कविता के भी प्रश्नों को इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पहले, और उसके बाद कविता पढ़ करके उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, अशिव विचार से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, कवि हृदय की डैश को महत्वपूर्ण मानता है। कवि किसको महत्वपूर्ण मानता है, यह हमसे पूछा गया है। 102 नंबर का प्रश्न है, कविता का मुख्य स्तर क्या है? बात करेंगे अगले प्रश्न की। 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है, कवि किसे नापसंद करता है? और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द में 100 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसा कोई भी शब्द जिसका अपना कोई खास अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब भी वो किसी मूल शब्द में जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, पहला दिया गया है सनकी। तो देखिए, अगर मैं यहां से 100 हटा देता हूं तो क्या हमारे पास मूल शब्द क्या बचेगा? नकी बचेगा। तो क्या इसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो सनकी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सबका, जब मैं 100 हटा दूंगा तो बका बचेगा। बका का क्या कोई मतलब होता है? नहीं होता है। सरक, देखिए 100 हटा दूंगा तो रक बचेगा। तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है। सबल, देखिए 100 हटा दूंगा तो बल बचेगा। बल एक अर्थ देने वाला शब्द है, यानी कि यहां पर 100 उपसर्ग किसमें प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 सबल इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था और अंतिम था इस पर, विषम का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, विषम का विलोम शब्द हमसे पूछा गया। विषम का विलोम क्या हो जाता है? सम हो जाता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल एक तरीके से 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हमने बिना कविता को पढ़े ही देख लिया। बाकी के 4 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कविता को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। स्वस्थ मन से, स्नेह भरे मन से,
उल्लास भरे मन से इस दिन को मैं ऐसे देखूं जैसे यह मेरा छोटा भाई हो, जिसे उंगली थामकर राह मैंने दिखानी है। मेरे विचार शुद्ध रहें, धारणाएं उदात्त रहें, विषमता ना आए मेरी भावनाओं में, हृदय से निकले वाणी मेरी। आगे पढ़िए। मेरी बाहें सबल हो, स्वागत को उत्सुक, अशुभ काम में अशुभ विचार में। एक प्रश्न में हमसे अशुभ विचार पूछा गया था, यानी कि देखिए अशुभ काम और अशुभ विचार बोला गया है, तो यानी ये निगेटिव वाला विकल्प हमारा सही होगा। निगेटिव विचार की बात की जा रही है, ठीक है। एक भी घड़ी बिताने का अर्थ है हृदय के सारे वैभव को नष्ट करना। देखिए हृदय के सारे वैभव को नष्ट करना। इस पूरे दिन मैं जागरूक रहूं ताकि प्रांजल रहे मेरा जीवन इतना, जैसे निश्चल उल्लास किसी भोली भाली बालिका का। ये पूरा कविता हो गया। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था अशिव विचार से क्या तात्पर्य है। तो अशिव का मतलब होता है अकल्याणकारी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अकल्याणकारी विचार, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की। दिया प्रश्न संख्या 101 की दिया गया है कवि हृदय की किसको महत्वपूर्ण मानता है। तो कवि हृदय की भाव प्रवणता को एक तरीके से महत्वपूर्ण मानता है कविता के अनुसार। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कविता का मुख्य स्तर क्या है। तो देखिए सकारात्मक प्रार्थना का ये किया गया है, सकारात्मक प्रार्थना किया गया है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 103 की। पूछा गया था कवि किसे नापसंद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गलत काम को। कवि गलत काम को नापसंद करता है। विकल्प नंबर 3 कविता के अनुसार बिल्कुल सटीक जवाब है। बाकी के जो 2 प्रश्न थे इस पर आधारित 104 नंबर का और 105 नंबर का, वो हमने पहले ही देख लिया। तो ये सही तरीका है कविता और गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षार्थी भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं। यानी सृजन का मतलब अपने ज्ञान का निर्माण जिस प्रकार से किया जाता है बच्चों के द्वारा, वो कहा जा रहा है कि व्याकरण के संदर्भ में बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कब करते हैं। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है जब वे ड्रिल के माध्यम से भाषा के नियम कंठस्थ करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 निगेटिव वर्ड है, पहला तो ड्रिल और दूसरा कंठस्थ। रटना, याद करना, ये जहां पर भी विकल्प दिख जाए अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, तो ये विकल्प के एक पक्ष की केवल बात करता है। निगेटिव हो गया कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं ना कि रटते हैं। तीसरा देखिए जब वे भाषा का इस्तेमाल किसी उद्देश्य के लिए करते हैं और निवेश किसी परिणाम के रूप में सामने आता है। देखिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे बच्चे को कुछ सिखाना भी है, तो क्रैशन ने जो सिद्धांत दिया था I+1 का, यानी बच्चे का जो मेंटल स्टेज है उससे एक स्तर, एक स्टेप ऊपर बताना है, तभी बच्चा कुछ नया सीख पाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है उसके अधिगम को मजबूत करने के लिए, केवल परिणाम के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। परिणाम के लिए तो ये हो जाएगा ना कि जैसे बच्चा अपना लक्ष्य ये मान लेगा कि परीक्षा में अच्छा नंबर पाना है। अधिगम का मतलब कभी भी नंबर से जोड़ करके या फिर परिणाम से जोड़ करके नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि अधिगम का जो उच्चतम उद्देश्य होता है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जब बच्चा जिंदगी भर स्कूल में नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो दैनिक जीवन में जाएगा, तो अपने व्यवहार में उस शिक्षा को वो प्रदर्शित कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ नंबर्स ला पाए। केवल 90% 100% ला करके फायदा क्या होगा जब बच्चा शिक्षित तरीके से व्यवहार ही ना कर पाए। तो इस वजह से केवल परिणाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी विकल्प होते हैं वो निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए जब वे ऐसे अवसर दिए जाएं, जब उन्हें ऐसे अवसर दिए जाए जो उनके तनाव को बढ़ा दे। तो बच्चों के तनाव को कम करना है, बच्चे को कंफर्टेबल बनाना है, ना कि उनको टेंशन देना है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जब उन्हें तनाव मुक्त परिवेश में बोधगम्य निवेश दिए जाए। बोधगम्य निवेश यानी कि क्या हो गया? बच्चों के संज्ञान को बढ़ाने के लिए। बोध क्या है? संज्ञान है। संज्ञान को बढ़ाने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि देखिए ये I+1 क्या है? बच्चे का जो संज्ञान था उससे एक स्तर ऊपर वो इन्वेस्टमेंट ही तो बोला जाएगा बच्चे के संज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी माहौल में बच्चे अपने व्याकरण के ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य। ध्यान से समझिएगा, भाषा की प्रयुक्ति होता क्या है। जैसे कि अगर आप औपचारिक तरीके से किसी से बोलना चाहते हैं कि आप कल आइएगा, आप कल आइए बोलते हैं औपचारिक तरीके से, लेकिन जब हम लोग अपने एक तरीके से दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर इसी भाषा को आप कल आइए इसको बोला जाएगा तू कल आना। तू का वहां पर प्रयोग किया जाता है। और जब हम लोग दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? तू कल आइयो, इस टाइप से कुछ बोल रहे होते हैं।
यानी कि देखिए कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, हम किससे वो बात बोल रहे हैं। अगर औपचारिक तरीके से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आप कल आइए, और अगर वही परिवेश बदल गया, यानी कि दिल्ली या फिर ऐसे शहर जहां पर तू तड़ाक का प्रयोग होता है, तो वहां पर आप कहेंगे तू कल आना। और अगर दोस्तों से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं तू कल आइयो। और इसी प्रकार से अगर अंग्रेजी में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक माई फादर, यानी कि मैं अपने पिता से बात करूंगा। लेकिन इसी को इस औपचारिक के अलावा जब हम लोग दोस्तों से बात करते हैं तो क्या बोल देते हैं, आई एम गोना टू टॉक माई ओल्ड मैन, ये भी उसका वही अर्थ दे रहा है। तो जो भी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबका अर्थ एक ही है, लेकिन हम किससे बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, हमारा श्रोता क्या है, किससे हम कह रहे हैं, उससे हमारे भाषा का जो एक तरीके से पैटर्न होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसे ही भाषा की प्रयुक्ति कहते हैं। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसी की बात की गई है, जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता। ठीक है, भाषा में विभिन्नता क्यों कैसे हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा श्रोता है, जो हमारा रिसीवर है, हमारे लैंग्वेज का जो रिसीवर है, वो अगला बंदा हमारा दोस्त है, हमारा एक तरीके से औपचारिक तरीके से हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारी लैंग्वेज में परिवर्तन हो रहा है। वही बात यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है और इसे ही भाषा की प्रयुक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्दों के समूह से बनती है। तो देखिए जो पहले से शब्द गढ़े जा चुके हैं, जो पहले से शब्द गढ़े जा चुके हैं उससे शब्द समूहों से भाषा बनती है, ये कहा जा रहा है। ये कौन सा उपागम मानता है, तो जो पहले से शब्द बने हुए हैं वो शब्दकोशीय उपागम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पहले से शब्द बने हुए हैं यानी वोकैबुलरी पहले से डेवलप्ड है उसकी बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है शब्दकोशीय उपागम ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है, सजातीय और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है, वह श्रवण हेतु कौन सी युक्ति अपना रही है। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा है कि विशिष्ट बारीकियों को सुनती है। जैसे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, आप बेसिकली जानते हैं कि मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल में भी कई उदाहरण हो सकते हैं और एक्सटर्नल में भी कई उदाहरण हो सकते हैं। तो देखिए ये एक मेन आइडिया हो गया मोटिवेशन, मेन आइडिया हो गया मोटिवेशन, और इसके अंतर्गत जो विशिष्ट बारीकी है यानी पार्ट्स आप समझ लीजिए वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। और इसको भी और बारीक तरीके से आप समझना चाहते हैं तो और आपको नीचे जाना होगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। देखिए हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे तब हम लोग विशिष्ट बारीकियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ही सबसे ज़्यादा यूनिक विशिष्ट की बात की जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पर तो ये पूरा मेन आइडिया हो गया ना मोटिवेशन। अब मेन आइडिया को किस प्रकार से छोटे छोटे बारीक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ये आपको नीचे जाने पर पता चलेगा, यानी कि हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग विशिष्ट बारीकियों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया, बॉटम का मतलब नीचे और अप मतलब ऊपर, यानी नीचे से ऊपर की ओर जो श्रवण प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संपदा सीखने के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि कौन सा हमसे ये बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि वोकैबुलरी शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी सीखने के संदर्भ में सही नहीं है, निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया शब्द संपदा भाषा बोलने व समझने के लिए पहले से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, जैसे कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपसे तो मेरे पास वो पहले से वर्ड्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं, तो मैं पहले से मैं के बारे में जान रहा हूँ। अब मैं कोई ऐसा लैंग्वेज जिसके वर्ड्स को वोकैबुलरी को मैं नहीं जानता हूँ तो उस लैंग्वेज को मैं कैसे बोल पाऊंगा। जैसे चाइनीज भाषा को ले लीजिए, तो चाइनीज शब्दों को मैं नहीं जानता हूँ तो मैं चाइनीज भाषा का भी प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, यानी कि उस लैंग्वेज को प्रयोग करने के लिए हमारे पास पहले से उसकी वोकैबुलरी, उसकी शब्दावली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, चूंकि पॉजिटिव है हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, बच्चों को शब्द सिखाने से पहले शब्द के अर्थ से आकृति की ओर जाना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, शब्द सिखाने से पहले शब्द के अर्थ से आकृति की ओर, अर्थ से आकृति की ओर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखिए बच्चे को क
पढ़ाया जाता है बचपन में, तो क कैसे बताया जाता है? बच्चे को कबूतर से जोड़ करके क बताया जाता है, क्योंकि बच्चा क को नहीं जान रहा है लेकिन कबूतर को प्रत्यक्ष तौर पर अपने परिवेश में देख रहा है, तो मूर्ध से अमूर्त की ओर जाने की बात की जाती है। इस वजह से बच्चे को कबूतर दिखा करके और क से उसको को रिलेट किया गया है। अब क क्या है? ये एक आकृति है, ये एक आकृति है किसका? हमारे लिपि का, देवनागरी लिपि का। तो वहीं हमसे बोला जा रहा है कि अर्थ से आकृति की ओर जोड़ करके बच्चों को शब्द सिखाए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, प्राथमिक स्तर पर अधिकतर अधिगम शब्द संपदा का अधिगम होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब स्टार्टिंग लेवल पर होते हैं तब वो शब्दों को ज़्यादा सीख रहे होते हैं, क्योंकि वो शब्दों के बारे में अभी बिल्कुल शून्य है। नए नए शब्दों को ज़्यादा एक्वायर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने माता पिता या फिर अपने समाज के लोगों के द्वारा बोले जा रहे नए नए शब्दों को वो लोग सीख रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं। तो यही बात बोला गया है कि उस समय अधिगम नए शब्दों का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर द। देखिए, शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि हमें ग्रामर आना चाहिए तभी हम वोकैबुलरी सीख सकते हैं। तो देखिए, बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो क्या माता पिता के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। बावजूद इसके बच्चा मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा के शब्दावलियों के बारे में जान जाता है। जैसे कि देखिए, बच्चे का अगर मदर टंग भोजपुरी भी है या फिर हिंदी भी है तो उसको ग्रामर नहीं बताया गया जन्म के समय, बावजूद इसके वो नए नए शब्दों को सीख जाता है। तो द वाला विकल्प ये कह रहा है कि शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी सीखने के लिए व्याकरण जरूरी है, जबकि ये जरूरी नहीं होता है, ये निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर द यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि विकल्प में देखिए द सही नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो द वाला सही नहीं है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिस कार्य से शिक्षार्थी को आकृति, अर्थ और इसके इस्तेमाल की समझ बनती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रश्न हमसे भाषा के संदर्भ में पूछा गया क्योंकि ये हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो लैंग्वेज के संदर्भ में आकृति क्या कहा जाएगा? लैंग्वेज के संदर्भ में आकृति जो हम लोग लिपि यूज करते हैं, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ये आकृति माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आकृति यानी शिक्षार्थी को आकृति, उसका अर्थ और इसके इस्तेमाल की समझ बनती है उसे क्या कहते हैं? अब इसका इस्तेमाल बच्चा किस में करेगा? जाहिर सी बात है, या तो लिखने में कर सकता है या तो बोलने में कर सकता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम लोग दो ही तरीके से तो कर सकते हैं, या तो कम्युनिकेट करने में, रिटन कम्युनिकेशन में, या तो वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे क्योंकि हमें इस्तेमाल भी करना है दैनिक जीवन में। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, तो ये घोषणात्मक ज्ञान नहीं होगा, जहां पर कम्युनिकेशन की बात होगी वो वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, व्याकरण अधिगम का वर्तमान अभ्यास परिणाम मॉडल। अभ्यास मॉडल ये नहीं है, क्योंकि अभ्यास में क्या होता है कि उसका हम लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अगर ड्रिलिंग के सेंस में ये है तो ड्रिलिंग भी हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, विषय वस्तु आधारित व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण की तो बात की जा रही है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं डिफाइन हो पा रहा है इस विकल्प से, इस वजह से नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्याकरण शिक्षण अधिगम में संप्रेषणात्मक कार्य। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं और कम्युनिकेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो वर्बली हम लोग बोल करके और दूसरा रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। तो रिटन हो या फिर वर्बली हो, दोनों में हम लोग वर्णों का प्रयोग करेंगे, वर्णों से मिलाकर के शब्दों का प्रयोग करेंगे और शब्दों को मिलाकर के वाक्यों का प्रयोग कर रहे होंगे। तो चाहे हम लोग वर्बली कम्युनिकेट करें या फिर रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करें, दोनों जगह पर यहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे यानी इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन के किस उपागम में मानस मंथन, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला जाता है, रूपरेखा बनाना यानी कि आउटलाइन तैयार करने की बात की जा रही है, प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है, पुनरावृत्ति यानी कि रिवाइज करने की बात की जा रही है, प्रूफ रीडिंग यानी कि फिर से एक तरीके से चेक करने की बात की जा रही है, और अंतिम प्रारूप लिखना यानी कि फाइनल ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है, शामिल है। तो देखिए, जब भी बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा होता है तो लिख करके, तो उसके अंतर्गत ये सभी स्टेप्स आएंगे ही आएंगे। पहले बच्चे को टॉपिक के बारे में सोचना होता है कि हमें बोलना क्या है या फिर हमें लिखना क्या है। तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो विचारों की उत्तेजना हमारे मन में जन्म लेती है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, और उसी को मानस मंथन हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद से कोई टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया, अब उस टॉपिक का एक मोटा मोटी आउटलाइन हम लोग तैयार कर रहे होते हैं कि क्या क्या इसके बारे में लिखना है, यानी बाउंड्री तय कर देते हैं कि हाँ, इतने से लेकर के इतने रेंज के बारे में हमें इसके बारे में लिखना है। क्योंकि मान लीजिए एक टॉपिक हो गया गरीबी, तो गरीबी पर हम लोग
उसका एक पूरा किताब भी लिख सकते हैं और उसको एक पेज में भी समराइज कर सकते हैं या फिर एक 25 शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आउटलाइन में यही तैयार किया जाता है, उसकी बाउंड्री तैयार की जाती है कि हमें कितने लेवल तक लिखना है, ठीक है। तो ये आउटलाइनिंग हो गया। उसके बाद से प्रारूपण यानी कि हमारा हेडिंग क्या होगा, उसके अंदर सब हेडिंग्स क्या होंगे, ये ड्राफ्टिंग में हम लोग तय कर रहे होते हैं। और पुनरावृत्ति यानी कि फिर से उसको रिवाइज करना, यानी जो कुछ भी हमने तैयार किया है क्या वो सही है, और फिर चेक करने के बाद से प्रूफ रीडिंग किया जाता है, यानी कि अगर उसमें करेक्शन की आवश्यकता है तो उससे करेक्ट भी करते हैं और अंतिम रूप से फाइनल ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे होते हैं। ये सब क्या है, ये चरण है, मतलब कि स्टेप्स है, प्रोसेस है कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, चाहे लिख करके या फिर बोल करके। यहाँ पर लेखन की बात की गई तो जाहिर सी बात है लिख करके ही अभिव्यक्त करेंगे। तो ये सब प्रोसेस है। तो प्रोसेस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल अप्रोच है, तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रक्रिया उपागम। प्रोसीजरल अप्रोच को हिंदी में प्रक्रिया उपागम बोलते हैं। तो प्रोसीजरल अप्रोच होने की वजह से प्रक्रिया उपागम यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। देखिए, अभी हमारे देश भर में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू है, जिसके अंतर्गत एक तो मदर टंग हमको पढ़ाई जाती है और दूसरा एक आंग्ल भाषा जिसे अंग्रेजी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं वो हम लोग को पढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो आपकी मदर टंग हिंदी हो सकती है, तो एक तो आपको हिंदी कंपलसरी पढ़ाई जाएगी और दूसरा कंपलसरी ये सभी राज्यों के लिए है कि आपको इंग्लिश पढ़ाया ही जाएगा। अब देखिए, ये जो मदर टंग था ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर उड़ीसा में कोई बच्चा जन्म लिया है तो उसको हिंदी के बजाय उड़िया लैंग्वेज पढ़ाया जा सकता है। कोई पंजाब में जन्म लिया है तो उसको पंजाबी पढ़ाया जा सकता है। तो ये मदर टंग उस राज्य की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो आंग्ल भाषा है, जो इंग्लिश है, वो कंपलसरी पढ़ाया जाएगा। ये अभी हमारे देश में वर्तमान में लागू है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पैरवी करती है कि अब हमारे देश में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू करना चाहिए, जिसके अंतर्गत अभी जो प्रक्रिया है वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि आपके मदर टंग तो आपको पढ़ाई जाएगा, साथ ही आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश पढ़ाया ही जाएगा, साथ ही साथ एक फॉरेन लैंग्वेज सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब ये जो फॉरेन लैंग्वेज होगा ये कई ऑप्शंस बच्चे को मिलेंगे, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, ऐसे बहुत सारे उसको विदेशी भाषाओं के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से कोई भी एक वो अपने इच्छा से चुन सकता है। तो यानी कि विदेशी भाषा चुनने का उसको ऑप्शन दिया गया है। यानी कि देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। अतिरिक्त विकल्प का मतलब इसे ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है कि विदेशी भाषा पढ़े ही ना। अतिरिक्त विकल्प का मतलब यहां पर यह हो गया कि उसको कई भाषाओं का विकल्प दिया जाएगा और उस विकल्प में से कोई भी एक भाषा वो चुन सकता है अपने लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया। देखिए, संकेत भाषा पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इसे हम लोग साइन लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि दूरदर्शन पर पहले आप लोग देखते होंगे जो मूक बधिर लोग होते थे उनके लिए एक विशेष प्रकार का प्रसारण किया जाता, न्यूज का प्रसारण किया जाता था, जिसमें एक एंकर जो होता था वो अपने हाथों के उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता था। तो उसे ही हम लोग साइन लैंग्वेज या फिर संकेत भाषा कहते हैं। इसी को ध्यान में रख करके कौन सा विकल्प गलत है वो हमें चुनना है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि संकेत भाषा की व्याकरण होती है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, किसी भी भाषा की मैं बात करूं तो सबका अपना एक ग्रामर होता है। जैसे कि मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आप अपने मोबाइल में मेरे आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं हूबहू आप वही अर्थ को रिसीव कर रहे हैं। कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि जिस ग्रामर के अंतर्गत मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं उसी ग्रामर के अंतर्गत आप उस भाषा को रिसीव कर रहे हैं। यानी कि ग्रामर कॉमन होगा तभी आप भाषा को समझ पाएंगे। यानी कि जब साइन लैंग्वेज से कोई एंकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है, जो रिसीव करता होगा, जो रिसीवर होगा, अगर वो ग्रामर जानता होगा कि इस साइन का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, तभी तो वो उसका मीनिंग निकाल पाएगा। यानी ये ग्रामर होगा तभी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि संकेत भाषा का भी व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा यानी कि नेचुरल लैंग्वेज की बात की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ये नेचुरल लैंग्वेज होता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया। चौथा देखिए, संकेत भाषा के बहुत से रूप हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। कई फॉर्म्स में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। यहां पर यह विकल्प निगेटिव है। अगर व्याकरण नहीं होता तो एक बंदा
जो सिंबल्स यूज कर रहा है वो अगला बंदा उसको कैसे रिसीव कर पाएगा? जाहिर सी बात है, जब नियमों के अंतर्गत वो एक सिंबल को बना रहा होगा और उसी नियम के अंतर्गत तो अगला बंदा जो रिसीव करता है वो उसको रिसीव कर रहा होगा, उसी नियमों के अंतर्गत वो जान रहा होगा, तभी तो उसके अर्थ को समझ पाएगा। यानी कि व्याकरण होता है, और ये विकल्प क्या कह रहा है? व्याकरण नहीं होता है, इसलिए निगेटिव हो गया। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 8 के एक शिक्षार्थी ने लघु कथाएं पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की जब उसके भाषा अध्यापक ने उसे सादत हसन मंटो की एक लघु कथा के बारे में बताया। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा। पढ़ने में बच्चा खुद, लघु कथा पढ़ने में बच्चा खुद रुचि ले रहा है, यानी इंटरेस्ट ले रहा है। तो जब भी बच्चे के द्वारा रुचि लिया जाता है तो वहां पर विस्तृत पठन आता है, क्योंकि जब बच्चा खुद से रुचि लेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहेगा उन कथाओं को, उन स्टोरीज को, उन कहानियों को। तो जब भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की बात आएगी तो वहां पर हमेशा विस्तृत पठन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रमाणिक सामग्री यानी कि ऑथेंटिक, एक तरीके से मटेरियल की बात की जा रही है कि भाषा के, लैंग्वेज के संदर्भ में कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है, सामग्री के संदर्भ में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? एनसीएफ 2005 हमें यह कहता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देनी है। बच्चों का परिवेश क्या हो गया? जो उसका सामाजिक और जो सांस्कृतिक उसका रिफरेंस है, यानी कि जिस समाज से वो आ रहा है, जो और जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से वो बच्चा जुड़ा हुआ है, उससे रिफरेंस लेते हुए बच्चे को पढ़ाना चाहिए और सामग्री भी उससे रिफरेंस लेते हुए होना चाहिए। ये एनसीएफ कहता है। इस वजह से ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, सामग्री इस प्रकार की हो जो शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए ऐसा दिशा निर्देश दे सके। बिल्कुल सही बात है। यानी कि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि आखिर उसे सीखना क्या है या फिर करना क्या है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक केंद्र में और बालक खुद करके सीखता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसे पता होगा कि उसे क्या पढ़ना है तभी तो वो कर पाएगा। यानी कि ये सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की सामग्री पढ़ाई जा सकती है। ये विकल्प निगेटिव है। अब बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है, बच्चे का जो मानसिक स्तर है, उसी के अनुरूप तो सामग्री होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी का बालक है तो उसको ग्रेजुएशन लेवल का सामग्री ला करके दे देंगे, नहीं देंगे। बच्चों के मेंटल स्टेटस, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए और बी इसका पॉजिटिव है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए और बी सही है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखते हुए आकलन से क्या तात्पर्य है? यानी कि बच्चा जब सीख रहा है उसी दौरान उसका आकलन हो रहा है। ठीक है, यानी कि सीखते हुए आकलन का मतलब क्या हो गया? जब बच्चा कब सीखता है? जब सत्र में कोई गतिविधि कर रहा है, कक्षा में कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे शैक्षणिक गतिविधि हो, चाहे शैक्षणिक भ्रमण हो, चाहे बच्चा कोई गेम खेल रहा है, किसी भी दौरान बच्चा जब कुछ भी नया कुछ सीख रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर लगातार उसका मूल्यांकन होना है तो जो भी गतिविधि कर रहा है उसका अभिन्न अंग होना चाहिए मूल्यांकन। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से बात करेंगे। पूरे वर्ष में की जाने वाली सतत और सारगर्भित प्रक्रियाएं। देखिए, यहां पर केवल प्रक्रिया की बात की गई है, मूल्यांकन की बात नहीं की गई है, क्योंकि प्रश्न हमसे आकलन के संदर्भ में पूछा गया था। तो यहां पर केवल प्रोसेस की बात की गई है, मूल्यांकन की बात कहीं से भी नहीं की गई है। तो ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सतत रूप से मॉनिटरिंग द्वारा एक अवधि में किया जाने वाला आकलन। यानी कि बच्चों को सिर्फ मॉनिटर किया जा रहा है और एक अवधि में किया जाने वाला आकलन कहा जा रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर किसी टाइम में बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है, बच्चे का हमेशा मूल्यांकन करना है, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहां पर मॉनिटरिंग तो सतत किया जा रहा है, लेकिन आकलन जो हो रहा है वो केवल एक पीरियड में किया जा रहा है। इस वजह से यह निगेटिव है, क्योंकि बच्चे का आप किसी भी प्रकार से मूल्यांकन करिए, चाहे मॉनिटरिंग के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, लेकिन वो एक पर्टिकुलर किसी पीरियड में नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सतत मूल्यांकन ये कहता है। ठीक है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी सत्र या अवधि के अंत में होने वाला आकलन योगात्मक आकलन। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चों के योगात्मक आकलन से ज्यादा रचनात्मक आकलन पर फोकस करना चाहिए। योगात्मक आकलन क्या होता है? इसे अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट बोल रहे होते हैं, यानी कि जो सत्र के अंत में जो आपकी फाइनल परीक्षा हो रही होती है उसकी बात करता है योगात्मक आकलन। और रचनात्मक आकलन क्या होता है? जो सतत बच्चे का कक्षा में किसी कॉन्सेप्ट या फिर किसी चैप्टर को पढ़ाए जाने के बाद से बच्चे का जो आकलन किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, वो होता है रचनात्मक आकलन। और
रचनात्मक आकलन ही सीखते हुए आकलन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जाहिर सी बात है बच्चा कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, जब उसका मूल्यांकन हो रहा है यानी सीखने के दौरान ही मूल्यांकन हो रहा है, तो वहां पर रचनात्मक आकलन अगर होता तो हमारा उत्तर सही होता। लेकिन प्रश्न में विकल्प में चूंकि योगात्मक आकलन की बात की गई है, जो कि सेशन के लास्ट में जो फाइनल परीक्षा होती है उसकी बात करता है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, कक्ष में होने वाली प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग के रूप में आकलन। बिल्कुल सही बात है। चाहे बच्चा कोई भी करिकुलम में पार्टिसिपेट करे, कोई भी गतिविधि करे, कोई भी एक्टिविटी करे, खेल के माध्यम से, शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से कुछ भी कर रहा हो, तो उसका अभिन्न पार्ट होना चाहिए आकलन। यानी बच्चे का उसी दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी जो बच्चा सीख रहा है उसी दौरान मूल्यांकन ही सीखने का मूल्यांकन है, सीखते हुए मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या प्रस्तावित करता है। देखिए, बहुभाषिकता जो होती है एनसीएफ 2005 इसको एक संसाधन के तौर पर देखता है। कैसे संसाधन हुआ? देखिए, बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे का मदर टंग कुछ भी हो, बच्चे जब प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं यानी जब प्राइमरी में जाते हैं, तो उनको मदर टंग में अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई एक बच्चा जो विद्यालय की औपचारिक भाषा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई विद्यालय, तो औपचारिक भाषा हो सकता है हिंदी हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे को हिंदी ना आती हो और वो दूर दराज इलाके से केवल बिलोंग करता हो और हिंदी के संपर्क में ना आया हो, केवल भोजपुरी बोलता हो, तो क्या आप उसको एडमिशन लेने से मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि बच्चे को अगर मौका दिया जाए कि आप भोजपुरी में ही बात करिए कक्षा में, तो वो थोड़ा सहज महसूस करेगा, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा किसी नए लैंग्वेज को सीखने के संदर्भ में। तो सबसे पहले बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे की जो शिक्षा प्रारंभ होगी प्राइमरी में, वो उसके मदर टंग से प्रारंभ करके धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषा के संपर्क में आएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक विद्यालय में हो सकता है कि अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हो सकते हैं, जिसमें उड़ीसा का बालक होगा तो उड़िया उसकी मदर टंग हो सकती है, पंजाब का होगा तो पंजाबी मदर टंग हो सकती है, साउथ का होगा तो मलयालम, तेलुगु, तमिल में से कोई भी मदर टंग हो सकती है, और अगर यूपी का होगा तो हिंदी मदर टंग होगी। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे को आप उनकी भाषा में एक्सप्रेस करने का मौका देंगे तो उस बच्चे को कंफर्टेबल फील होगा कि हाँ, मेरी भी बातों को सुना जा रहा है और मुझे भी अपनी भाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा है। ये होता है बहुभाषिकता। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। तो ये बहुभाषिकता का मतलब नहीं है। बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे को उनकी मदर टंग में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे वो विद्यालय के संपर्क में आने से विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। ठीक है, चलिए, यहां पर अंग्रेजी की बात कर रहा था, इस वजह से नेगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी प्राथमिक वर्षों में अपनी मातृभाषा में पढ़े और फिर कक्षा 6 से अंग्रेजी में पढ़े। ये भी विकल्प नेगेटिव है। आज हम लोग प्राइमरी कक्षा 1 से ही बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने शुरू कर देते हैं। कक्षा 1 तो छोड़िए, बच्चे को प्ले वे से ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया जा रहा है, तो उसको कक्षा 6 से थोड़ी पढ़ाया जाएगा, उसको तो प्राइमरी और प्ले वे से ही पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी राज्य की भाषा से शुरू, राज्य की भाषा अलग हो सकती है और बच्चे की मदर टंग अलग हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूं तो यहाँ पर राज्य की भाषा के तौर पर आप हिंदी देखते हैं, लेकिन यह भी तो प्रैक्टिकली संभव है कि कोई बच्चा गांव से बिलोंग कर रहा हो जो हिंदी नहीं बोल पाता हो, तो क्या आप उसको हिंदी बोलने के लिए बाउंड करेंगे या फिर एडमिशन लेने से मना कर देंगे? नहीं करेंगे। बच्चे की मदर टंग अगर भोजपुरी है तो भी बच्चे को भोजपुरी में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए, ना कि राज्य की भाषा के बारे में उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो राज्य की भाषा सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? बच्चे का मदर टंग। ठीक है, तो ये राज्य की भाषा की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा अपनी मदर टंग में शुरू करे और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह समझना क्या कहलाता है? तो पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह समझना निष्कर्ष निकालना कहलाता है। निष्कर्ष निकालने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक रिजल्ट पर पहुंच पा रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ये किसके बारे में है, तो ये हम लोग रिजल्ट निकाल करके, निष्कर्ष निकाल करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामग्रियों के संदर्भ में किस गतिविधि को प्रमाणिक गतिविधि नहीं कह सकते? प्रमाणिक गतिविधि कौन सा नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, पढ़ी गई कहानी के आधार पर उसमें दिए गए शब्दों को लेकर के अनुच्छेद के रिक्त स्थान को पूरा करें। यानी कि ये कहा जा रहा है कि कोई कहानी है, उसमें कोई रिक्त स्थान दिया गया होगा, जैसे पूरे कहानी को लिखा गया होगा और उसमें बीच बीच में कोई गैप होगा, शब्दों को आपको भरना होगा, तो ये ऑथेंटिक माना जाएगा। क्यों ऑथेंटिक होगा? क्योंकि कहानी जो है वो किताब में दी गई है और किताब ऑथेंटिक माना जाता है, इस वजह से ये
ऑथेंटिक है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, कहानी से ही कोई कहानी बनाओ और कहानी की घटनाओं को 10 बिंदुओं में लिखो, तो ये भी ऑथेंटिक होगा, क्योंकि कहानी के बारे में ही एक तरीके से कहानी से ही कोई नई कहानी बनाने की बात की जा रही है। कैरेक्टर्स वही हो सकते हैं या फिर उसका थीम वही हो सकता है, कैरेक्टर्स बदले जा सकते हैं, इस प्रकार की ये चीज़ें की जा रही हैं। तो कहानी पहले से बच्चे जान रहे हैं, किताब से जान रहे हैं, इस वजह से ये भी एक तरीके से ऑथेंटिक होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, किसी पाठ्य सामग्री के पठन पर आधारित, जैसे कि पाठ्य सामग्री के आधार पर उसे अपने मित्र को पत्र लिखो, तो ये भी पाठ्य सामग्री यानी कि किताब पर आधारित लेटर लिखने की बात की जा रही है, तो ये भी ऑथेंटिक है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 2 की, ध्यान से देखिएगा, लगभग 200 शब्दों में गाय पर निबंध लिखो। अब यहां पर बच्चा अपनी बातों में निबंध लिख रहा होगा, तो अपने आप को जब अभिव्यक्त करेगा तो हो सकता है कि बच्चा अपर प्राइमरी या फिर प्राइमरी का होगा, तो ग्रामेटिकली वो सही ना लिख पाए। ये भी तो संभव है ना कि जो वाक्य का वो प्रयोग कर रहा है, जहां पर क्रिया का प्रयोग कर रहा है, जहां पर लैंग्वेज के फॉर्म का प्रयोग कर रहा है, वहां पर हो सकता है कि वो ग्रामेटिकली सही ना हो, और जहां पर भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट की बात आती है वहां पर हम लोग प्रमाणिक नहीं मान सकते। और चूंकि हमसे प्रमाणिक कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।